जल्दी लोड हो जाए। तो वो तो ऑनलाइन में ज़्यादा जल्दी डाउनलोड अपलोड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं पता चला कि वही आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप यू आर वेल, आप अच्छे होंगे। आज कॉस्ट अकाउंट में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है, वो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नेम है टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस हिंदी में बोलते हैं निविदा मूल्य। निविदा मूल्य, टेंडर प्राइस निविदा मूल्य है क्या? निविदा प्राइस या टेंडर जो आपका प्राइस है, एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि जब कोई कंपनी माल को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चर करने से पहले वो ऑर्डर लेती है। आप जानते हो कि गुड्स बनाने वाली या मैन्युफैक्चर करने वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां गुड्स को प्रिपेयर करती हैं, लेकिन गुड्स को कैसे प्रिपेयर करेंगी, कितना प्रिपेयर करेंगी, क्या ये नेसेसरी है कि उनका सेल हो जाएगा? नहीं। क्या ऐसा जरूरी है कि सेल हो जाएगा? आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालते हो, लैपटॉप के लिए कोई नया लैपटॉप आप लॉन्च करते हो और एक नई कंपनी आप डालते हो, जैसे कि लेनोवो एक कंपनी है ना, लेनोवो कंपनी है एक ना, तो आपने डाल दिया वर्टाइल सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आप मैन्युफैक्चर किस चीज का करते हो? कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आउटपुट हो सकते हैं वो आपके माइंड में है कि मैं इस तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूंगा और मैन्युफैक्चर करने के बाद इसको सेल करूंगा। मैन्युफैक्चर चलिए ठीक है, थोड़े लेवल पे आप कर सकते हो कि आपको लगता है कि अभी तो आपकी मार्केट बनी है नहीं, अभी तो मार्केट बनानी होगी। अभी कई प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी हैं वो सेल हो रहे हैं और पब्लिक के द्वारा उनकी डिमांड है, लेकिन आपने एक नया कोई प्रोडक्ट न्यू कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया। तो जब लॉन्च किया है तो मार्केट में आपके कंपटीटर भी होंगे और वहां एस्टैब्लिश होने में आपको टाइम लगेगा। चलो ठीक है, आप एस्टैब्लिश भी हो गए। उसके बाद एक कंपनी थी जो कंप्यूटर को परचेज करके सेल करती है और उसको लगता है या आपने उसको विश्वास में दे दिया कि हमारा जो लैपटॉप है वो बेस्ट है। अगर उसको आप परचेज करते हो तो उसमें जो अभी तक की प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम को मैं किसी हद तक दूर किया हूं, मतलब उसमें डाटा और फीड किया हूं, 5G के अकॉर्डिंग मैंने उसको लॉन्च किया है। कनेक्टेड जो कैपेसिटी है, कनेक्शन जो उसका है बहुत ही स्पीडली है, उसकी कीमत भी कम है। मतलब कहने का आपने एक तरीके से ब्रीफ में ले लिया कि हमारा लैपटॉप बेस्ट है। जब बेस्ट लैपटॉप आपने मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की और एक तरीके से आपने एक मार्केट बनाना स्टार्ट किया और उसी समय आपको एक ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया? एक कंपनी से ऑर्डर आया कि आप 10,000 लैपटॉप तैयार कर दीजिए। कितना लैपटॉप? 10,000। यहां आपको फोकस करना है इस पॉइंट पे कि उस कंपनी ने मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने लैपटॉप का ऑर्डर दिया है। 10,000 का ऑर्डर आया, तो 10,000 का कोटेशन एक तरीके से आपके पास आया, एक तरीके से ऑर्डर आया है आपके पास कि हमें 10,000 लैपटॉप चाहिए और 15 दिन के अंदर आप मैन्युफैक्चर करके मुझको प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपसे उसने एक चीज ये भी डिमांड किया। वो डिमांड ये है
कि आप अपने लैपटॉप की प्राइस मुझे बता दीजिए कि कितना रखते हो, कितने में मुझे दे दोगे आप, और मुझसे कितना प्रॉफिट आप ले रहे हो, लैपटॉप की कीमत कितनी होगी, हर एक स्टेप पे मुझे ये भी बता दीजिए कि उसकी कीमत कितनी होगी, मटेरियल में कितना लगा होगा, लेबर कितना लगा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लगा होगा, सेलिंग ओवरहेड्स कितना लगा होगा। ये सारे डिटेल में आप मुझे दे दीजिए कि आप कुल मिला के कितने का लैपटॉप पड़ रहा है, कितना प्रॉफिट ले रहे हो और कितने में मुझको सेल करोगे। यस सर, ये जो मतलब 10,000 लैपटॉप का जो जानकारी है, ये सारी चीजें, लागत यानी कॉस्ट वगैरह सब चीज जी, टेंडर रिसीवर के पास होना चाहिए या गिवर के पास होना चाहिए? देखिए ऐसा है, जो मैन्युफैक्चर करेगी जो कंपनी है, एक तरीके से जो गिवर है, भाई मैं बनाऊंगा मैं बेचूंगा, या कोई कंपनी है एक्स कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करके सेल करेगी ना, तो सेल करेगी, कौन सेल करेगी, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन है, एक्स है, तो एक्स कंपनी कौन हुई, गिवर हुई ना। लेकिन जो रिसीवर है, मान लीजिए वाई कंपनी, वो आपका लैपटॉप तब रिसीव करेगी जब आपके लैपटॉप उसको पसंद आएगा और उसको लगेगा कि ये प्राइस हमारे लिए क्या है, चीपेस्ट है, इसमें प्रॉफिट भी आप कम ले रहे हो, मैं इसमें प्रॉफिट कमा सकता हूं, पूरी डिटेल वो लेगा आपसे। जब आपको कोई सामान बेचना है तो पहले आप क्या करते हो, अपने मार्केट में जाते हो, लोगों के पास अपनी पूरी डिटेल देते हो कि हमें इतने में इसको मिला है, मैं इतने में आपको सेल करूंगा और ये स्टेप टू स्टेप प्रॉफिट है, ये स्टेप टू स्टेप उसकी कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट मैं दे रहा हूं। पहले पूरी डिटेल आपको बताना पड़ेगा और लिफाफे में बंद देना पड़ेगा। आप ही से लैपटॉप कोई जरूरी है बोले, हो सकता है दूसरी कंपनी से लैपटॉप ले ले, तो कई कंपनियां ऑफर करेंगी, अपना कोटेशन उसको देंगे ले जाके। जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, उसको राफेल लेना है, अभी जो राफेल उसने लिया है फ्रांस से लिया है, क्या जरूरी है, रूस से भी ले सकती थी, अमेरिका से भी ले सकती थी ना। या मान लीजिए अब वो दूसरी खेप राफेल को मंगाना चाहती है, अभी तक फ्रांस से वो परचेज कर रही थी, और फ्रांस से भी अच्छा राफेल अमेरिका कह रहा है कि मेरे पास है, आप मुझसे क्यों नहीं लेते, मैं उससे हट के कम प्राइस में दूंगा। तो भारत सरकार कहेगा कि ऐसा है ना, मैं खरीदने के लिए डिसीजन लूंगा, बट आप पहले मुझे पूरा कोटेशन दे दीजिए उसका। फिर वो कनाडा से कोटेशन ले लेगी, फिर वो रूस से कोटेशन ले लेगी, उसका फीचर्स एंड बेनिफिट क्या है, पूरा फीचर्स एंड बेनिफिट क्या है, कितने का उसका टोटल कॉस्ट पड़ा, कहां कहां प्रॉफिट ले रहे हो, मुझे चीपेस्ट में कितना दे सकते हो, और किस, एक तरीके से देखा जाए तो डिसीजन लेने से पहले देखा पड़ेगा कि सबसे, आपको लेने का मतलब ये हुआ कि बेस्ट कौन है, प्राइस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, हर एक चीज में, तब तो आप डिमांड करोगे, तभी तो आप डिमांड करोगे, तभी तो आपको बेस्ट चीज मिलेगी। तो टेंडर का मतलब ही होता है, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, नगर निगम ठेकेदारी के लिए टेंडर देती है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर देती है, लोक कल्याण विभाग नाला बनवाने के लिए या लाइट का मीटर लगवाने के लिए टेंडर दिया लोगों के कि लाइट का मीटर मुझे लगवाना है, तो सभी लोग अपना कोटेशन बना के देंगे कि मैं इतने में लगवाऊंगा, मुझे इतना चाहिए, तो बोलेगा ठीक है सभी लोग आप टेंडर मुझे दीजिए, बाद में मैं डिसीजन लूंगा किसको दूं, मैं किसको टेंडर दूं। तो टेंडर एक तरीके से छुपा हुआ एक ऐसा डिटेल है जो केवल किसको पता है, जिसको एक तरीके से ऑर्डर लेना है, भाई ऑर्डर लेना है नहीं लेना, ऑर्डर लेना है उसको पता है, या जो ऑर्डर देगा उसको पता है, बंद लिफाफे में उसको भेजेगा हमारा डिटेल इतने का है। मतलब ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत आवश्यक चैप्टर है और पूरा डिपेंड है कॉस्ट शीट पे। जैसे टेंडर हम दे रहे हैं, कैसे हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हाँ हम इतना कॉस्ट यहाँ खर्च करेंगे कि आप हमको ही टेंडर दीजिए। टेंडर तो देने वाला सर वो प्राइस तय करता है ना, हम इतना पैसा आपको दे। हाँ देखो, मान लीजिए एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, जी सर, एक कंपनी है वाई लिमिटेड,
ओके। अब एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है लैपटॉप का। ये लैपटॉप की पूरी डिटेल, लैपटॉप का पूरा अपना डिटेल, कहते हैं इसका पूरा प्रोजेक्ट, इसका मतलब पूरा क्या कितने का पड़ेगा, क्या क्वालिटी है, वो पूरा डिटेल एक प्रिपेयर करेगी। कहां पर? प्रोजेक्ट के थ्रू, कंप्यूटर में उसने मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉन्च कर दिया, हमारा इतने में पड़ेगा। अब वो लेके जाएगी किसके यहाँ? वाई लिमिटेड के यहाँ। एक्स लिमिटेड फिर किसके यहाँ जा सकती है? जेड के यहाँ भी जा सकती है। और किसके यहाँ जा सकती है? ए लिमिटेड के यहाँ भी जा सकती है। अब टेंडर का मतलब क्या हुआ? अपनी पूरी डिटेल किसको दे रहा है? वाई को। अपनी पूरी डिटेल किसको दे रहा है? जेड को। अपनी पूरी डिटेल किसको दे रहा है? ए को। ये तीनों कंपनी रिसीवर है, ये तीनों कंपनी इससे ऑर्डर लेना चाहती है। इन तीनों कंपनी को लैपटॉप की जरूरत है। इन तीनों कंपनी को लैपटॉप की जरूरत है। लैपटॉप की जरूरत किसको है? वाई लिमिटेड को। लैपटॉप की जरूरत किसको है? जेड को। लैपटॉप की जरूरत किसको है? ए को। क्या जरूरी है लैपटॉप? ये एक्स से ही ले, किसी से ले सकती है ना। तो ये क्या बोलेगी? बोलेंगे एक्स से कि आप पूरा कोटेशन मुझे दे दीजिए लैपटॉप का, आप टेंडर दे दीजिए। तो कौन देगा टेंडर? जिसको ऑर्डर लेना है ना, जो सेल करेगी ना, जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वही तो ऑर्डर लेगी। तो वो पूरा डिटेल किसको देगी? परचेज करने वाली है ना। तो इसको पता है कि नहीं पूरा। और जब ये ओपन करेगा तो इसके पास डिटेल आएगी नहीं आएगी? तो देखा जाए तो दोनों को पता है। जब इसको पसंद होगा, अच्छा ये कोई जरूरी डिटेल एक्सेस से ही ले, ये कह रहे हैं कि एक कंपनी के पास ये भी लगी है, मान लीजिए वो कंपनी है आपकी बी कंपनी है, बी लिमिटेड है, ये भी लैपटॉप बनाती है। एक कंपनी और है सी लिमिटेड है, वो भी लैपटॉप बनाती है। ये इससे भी बात कर रही, इससे भी बात कर रही, इससे भी बात कर रही है। इसने क्या किया? इससे भी ऑर्डर कोटेशन लिया, इससे भी कोटेशन लिया, इससे भी कोटेशन लिया। जिसका उसको अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा, उसी से परचेज करेगी। अब भारत सरकार, मान लीजिए ये भारत सरकार है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वाई लिमिटेड कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको राफेल लेना है तो ये राफेल इससे भी ले सकती है, इससे भी ले सकती है, इससे भी ले सकती है। अब पूरा कोटेशन ये किससे लेगी? ये कोटेशन किससे लेगी भारत सरकार? इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी लेगी, तीनों से लेगी। ऑर्डर किसको देगी? जिसका लगेगा बेस्ट है। अच्छा कैसे लगेगा बेस्ट है? भाई कैसे आप विश्वास दिलाओगे बेस्ट है? आप दिलाओगे कि मेरा पिछला जो प्रोडक्शन था, पिछला मतलब जिस आप मंथ का बना के दे रहे हो, इस मंथ में मैं इतना आपको देना चाहता हूं, इसके पहले का मंथ का इतना कॉस्ट था। आप बोलोगे टेंडर कैसे बनाया जाएगा? देखो टेंडर प्राइस एक तरीके से अनुमानित प्राइस है। अनुमान, आप अनुमान लगाओगे पिछले साल का इतना प्रॉफिट था, पिछले साल इतने पे मैंने मैन्युफैक्चर किया था, इस साल इतना होगा, और पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे मैं आपको दे रहा हूं। मतलब कोई कंपनी ये थोड़ा चाहेगी कि हमारा ऑर्डर ना आए, वो तो चाहेगी चलो थोड़ा ही प्रॉफिट कमाए लेकिन हमें ऑर्डर मिल जाए। तो एक तरीके से टेंडर प्राइस वह प्राइस है जो कि माल को खरीदने से पहले परचेज करने वाली कंपनी किसी ऑर्डर देने वाली कंपनी से पूरा डिटेल उसका मंगा लेती है, एक तरीके से पूरा इसका एस्टीमेट प्राप्त कर लेती है कि मुझे वो कितने पे पड़ेगा। तो ये एक अनुमानित प्राइस है। कौन सी प्राइस है? अनुमानित प्राइस, कि कितने पे मिल सकता है, तब मैं ऑर्डर लूंगा। तो अनुमान वाली जो प्राइस है, बजटिंग प्राइस जब है, स्टैंडर्ड प्राइस जो है, हमको कितने पे ऑर्डर मिल सकता, हम कितने पे खरीद सकते हैं। हम जब बोतल खरीदने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई जरूरी है पहली दुकान पे गए खरीद लिए, पहले पूरी जानकारी कर लेते हैं तब खरीद। हमको एक माइक लेना है, अब मान लीजिए माइक लेने के लिए हम क्या करेंगे? हम कई दुकान देखेंगे, लगा के देखेंगे, भैया ऐसा है, हम अगर पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं जैसे ऑनलाइन आप खरीदते हो, हम खरीदते हैं कोई सामान ना, तो उनके पास ये भी रहता है कि अगर हमें पसंद आए हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे, हमारा पैसा भी मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमको 10,000 माइक की जरूरत है,
10,000 माइक की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, फोन मिलाऊंगा, मुझे 10,000 माइक चाहिए। अच्छा आप पूरा भेज दीजिए डिटेल, मैं आपको दूंगा माइक। एक कंपनी दूसरे भी पता चल गया, नहीं मैं भी दे रही हूँ। एक तो हम क्या कहेंगे, हम यहीं बैठे बैठे आप अपना कोटेशन मुझे भेज दीजिए, आप भी कोटेशन भेज दीजिए, आप भी कोटेशन भेज दीजिए, मुझे जहां सही लगेगा मैं उसको ऑर्डर दे दूंगा। तो जो वो बना के मुझे देंगी, क्योंकि वो सेल करने वाली है, वो जो कंपनी है माइक को जो बना रही है वो सेल करने वाली कंपनी है, और सेल करने वाली कंपनी खरीदने वाली कंपनी को ऑफर दे रही है। ऑफर देने का मतलब क्या हुआ, पूरा डिटेल अपनी प्राइस में देके आपके पास भेजेगी, पूरा डिटेल आपका वो प्रोवाइड करेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तब आप डिसीजन लोगे कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। जब तक मेरे पास कोटेशन नहीं भेजोगे मैं ऑर्डर नहीं दूंगा। तो ऑर्डर है एक तरीके से, ये आदेश है। आदेश लेने से पहले पूरी डिटेल आपको देना पड़ेगा। आप सामान खरीदने जाते हो, एक सूट खरीदने जाते हो, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, दूल्हा बनने वाला है, पहली बार शौक लगी है कि मुझे दुल्हन मिलेगी, नई नई दुल्हन मिलेगी, और नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है बेचारा और खुश है। तो उसका एक फ्रेंड था तो बोलेगा ऐसा नहीं यार, अब अगर आपको बढ़िया सूट लेना है तो कोई, चलो मैं यहां दिखाता हूं, रेमंड्स के यहां चलते हैं, नहीं विमल के यहां चलते हैं, कहां मुझे सही मिलेगा, नहीं ऑनलाइन देखता हूं, भाई सभी लोग से कोटेशन लगाता हूं, जो अच्छा बताए, जहां पर अच्छा पड़ेगा, जो देखने भी बढ़िया होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा। अब पता चला कि सारे लोग वहां बैठा हुआ है मंडप पे दूल्हा, और शेरवानी बढ़िया पहन के, सारे उसके फ्रेंड, सारे दुल्हन की और सब जो सिस्टर वगैरह हैं, सभी लोग आपको आके परेशान कर रही हो, आपको उतनी गर्मी उसमें लग रही, कपड़ा अजीब तरह का है कि आपको अंदर खुजली हो रही, क्या करें? तो आप बताओ, इस तरह का कोई आप लेना चाहोगे? इस तरह नहीं लेना चाहोगे। पता चला दूल्हा भाई मांग रहा, भैया अभी बाद में आते, बहुत गर्मी लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंडर प्राइस है एक तरीके से ऑर्डर प्राइस है, और खरीदने से पहले पूरी सूचना मेरे पास आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको अपना माल बेचना है तो पूरी डिटेल देना है। दूल्हा गया दुल्हन देखने, तो दुल्हन वाले को पूरा समझाना पड़ेगा, हमारी लड़की ये भी जानती है, मेरी लड़की डांस करना भी जानती है, पढ़ने में तो स्पीड है, खाना तो आप चाहे जो दे दो बना दो, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, मेकअप चाहे वहां आता हो चाहे ना आता हो, गाना भी गवा लेगी, उस समय हर काम करना पड़ेगा, पार्लर भी सीखना। तो यहां पे भी वही हाल है कि राफेल बेचना है। आप प्रोडक्ट कब करोगे? आप प्रोडक्शन का काम तभी करोगे जब आपके खरीदार होंगे। आप राफेल बना के रखे हो, खरीदने वाले है नहीं। जैसे रूस ने ऑफर दिया था ना, अभी लड़ाई हो रही थी यूक्रेन के साथ, तो रूस ने एक ऑफर दिया था इंडियन गवर्नमेंट को कि आपको मैं जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो कम प्राइस में दूंगा, आप मुझसे ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था उस समय, रोक लग गया था। तो क्या जरूरी है उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकती थी कि नहीं थोड़ा सा और कम कर दीजिए? फायदा उठा सकती थी, नहीं उठा सकती। तो यहाँ मतलब केवल इतना है कि माल बेचने वाली कंपनी, और माल कौन बेचेगी? जो मैन्युफैक्चर की है, वो एक तरीके से कोटेशन देगी। क्या देगी? कोटेशन। किसके पास? जो खरीदेगी। और कोटेशन का डिमांड कौन करेगा? खरीदने वाली कंपनी। अब तो समझ में आ गया होगा क्लियर ना, कि खरीदने वाली कंपनी कोटेशन का डिमांड करती है, बेचने वाली कंपनी कोटेशन पूरा बना के देती है। तो कोटेशन का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल। कितना कीमत, और कीमत भी तो हर एक स्टेप पे कितना कीमत, कितना मटेरियल लगा है, कितने का लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, कितना ऑफिशियल खर्चा लगा, कितना प्रॉफिट ले रहे हो भैया, और कुल मिलाकर कितने का बताना पड़ेगा। जी जी, मान लीजिए टोटल जो कीमत हुई, जो कॉस्ट है उसकी टोटल कॉस्ट है 1,000 रुपए, और इसमें प्रॉफिट उसने कितना कहा? मैं प्रॉफिट भी इसमें लूंगा 100 रुपए, तो कितने का पड़ा? 1,100 का। ये टेंडर प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस ही टेंडर प्राइस होती है।
कितने पे सेल करूंगी। एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को किस रेट पे सेल करेगी, वो रेट ही टेंडर प्राइस है। टेंडर प्राइस इज द रेट, टेंडर प्राइस इज द प्राइस ऑन गुड्स में बी सेल हो सकता है, कितने में सेल होगा। भाई कोई भी प्रोडक्ट कितने में सेल होगा वही टेंडर प्राइस है। हम खरीदेंगे, देखो खरीदने वाले के लिए वो परचेज प्राइस है और बेचने वाले के लिए वो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस ही क्या है, टेंडर प्राइस। और वही टेंडर प्राइस इसमें निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, टेंडर प्राइस की कितने में पड़ेगा, वो टेंडर प्राइस कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। और टेंडर प्राइस पूरा डिपेंड है कॉस्ट शीट पे। किस पे डिपेंड है, कॉस्ट शीट पे। तो ये टेंडर प्राइस है। आगे थोड़ा टेंडर प्राइस में और है, आइटम्स ऐसे कौन कौन से इंक्लूड होते हैं जो टेंडर प्राइस निकालते समय रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको निकालना है, क्या क्या खर्चे होते हैं। देखो टेंडर प्राइस का वन क्वेश्चन कंपलसरी है इन एवरी एग्जाम ऑफ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में टेंडर प्राइस का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, एवरी ईयर आएगा, कंपलसरी। आगे के एग्जाम में जाते हो, प्रोफेशनल एग्जाम, बार बार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीएमए, सीएस, एमकॉम में नहीं जी, एमकॉम में नहीं, एमकॉम में भी टेंडर प्राइस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप लेते हो तो टेंडर प्राइस उसमें भी है। तो टेंडर प्राइस का रोल, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर जॉब करने जाता है किसी आउटपुट करने वाली कंपनी में तो उसको टेंडर प्राइस बनाना आना चाहिए। दे दिया कि इसका पूरा डिटेल निकाल के दीजिए, हमने कहा डिटेल निकाल देंगे, तो बोला आप पूरा एस्टिमेट खर्चा दे दीजिए, कहां का इसे मैं बना दूंगा। टेंडर प्राइस बनाना आना चाहिए। तो टेंडर प्राइस बनाने के लिए पूरा डिटेल आपका कॉस्ट शीट है, कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं टेंडर प्राइस में। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप, आइटम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस में कौन आइटम इंक्लूड होते हैं। टेंडर प्राइस में मैंने कॉस्ट शीट अगर आपको बताया होगा या कॉस्ट शीट आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो कॉस्ट शीट में मैंने आपको पूरा कॉस्ट की एसटी कॉस्ट का पूरा डिटेल बताया था। कॉस्ट शीट का मतलब होता है कॉस्ट की पूरी डिटेल। कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में कितना टोटल एक्सपेंसेस लगता है वही कॉस्ट है। क्या क्या में लगता है, दो एक्सपेंसेस तो लगेगा ही लगेगा आपका। फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेकेंड इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कुल मिला के सभी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी एक्सपेंसेस आपको इसमें शामिल करने हैं। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि अब डायरेक्ट में मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, ऑफिस में ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट में आपके जितने आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड है वो सारे खर्चे आपके इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड होते हैं। इसमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं, इसको मिटा दूं, ओके। कुछ ऐसे आइटम हैं जिनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताने चल रहा हूं। वो आइटम और वो निकालना कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा बच्चों के लिए, मतलब वो पॉइंट जो होता है उसी में उनको समस्या आती है जब वो टेंडर प्राइस कैलकुलेट करते हैं या टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस जब वो बनाते हैं तो उसको समझने में और कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है।
क्या है वो देखो। जब कोई टेंडर प्राइस बनाता है तो दो प्राइस दिया रहता है। नंबर एक कॉस्ट प्राइस और नंबर दो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, तब इसको कंप्लीट करूंगा। मान लीजिए एक पेन है, अच्छी क्वालिटी पेन, उसका कॉस्ट कितना है 100 रुपीज। एक पेन की कीमत कितनी है 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 रुपए। उसपे वो प्रॉफिट लेती है ₹20। प्रॉफिट कितना लिया बेटा 20 रुपए। 100 रुपए का पेन था, पेन 100 रुपए का, प्रॉफिट कितना 20। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 120। यस, सेलिंग प्राइस इज 120, 120। सेलिंग प्राइस 120 हो गई। अब आपको निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। क्या निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। एकदम ब्रांच की तरह है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच पढ़े होंगे तो सेम उसी तरह है। ब्रांच अकाउंट में गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस, गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को गुड्स भेजा जाता था दो प्राइस पे, एक कॉस्ट प्राइस पे और दूसरा इनवॉइस प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट नहीं रहता था और इनवॉइस प्राइस में वो एक लोडिंग प्रॉफिट को इंक्लूड करके बेचता था ना। यस सर। जैसे 100 रुपए का 120 यह रहता था नहीं रहता था। तो यहाँ प्रॉफिट तो वही है 20%। अब प्रॉफिट 20% आ गया, आपने बता दिया। ये प्रॉफिट 20% किस पे आया कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग पे, कॉस्ट प्राइस पे किस पे आया कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कितना आया ये प्रॉफिट अभी निकला है निकला नहीं। तो वो मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखो है छोटा, लेकिन हर एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चाहता हूं टेंडर प्राइस का। अब आपको निकालना है अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और सेकंड हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल्स। ओके, क्लियर? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। देखो प्रॉफिट तो दोनों में है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट यहां लिख लेंगे और ये किस पे है कॉस्ट। तो नीचे कॉस्ट को लिख देंगे और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर है क्या है तो परसेंटेज के लिए क्या लगा देते हैं 100। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को नीचे प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट। और प्रॉफिट ऑन सेल में कहता है तो नीचे क्या कर देंगे सेल, नीचे क्या कर देंगे सेल कर देंगे। बिल्कुल कंप्लीट बेटा आप शेख इनटू 100 डिवाइडेड सेल प्राइस। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर है? ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है सेल, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल माइनस प्रॉफिट। सेल में प्रॉफिट इंक्लूड रहता है और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरी प्रॉब्लम नो सर। नो सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस। आगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सर इसको एक बार न्यूमेरिकल में बता देते ज्यादा। ये वाला जी। अभी क्वेश्चन, अभी एग्जांपल क्लियर करूंगा। एक एक न्यूमेरिकल बताऊंगा बेटा, एक एग्जांपल से। टेंडर प्राइस में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। यहां पढ़ने के बाद
प्रदीप का कॉमर्स का क्लास लेने के बाद फिर आपको टेंडर प्राइस में किसी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी एग्जाम में नहीं आएगी। मेरे नोट्स आप संभाल के रखिए और ये YouTube पे मैं फ्री दे रहा हूं। बस आपसे केवल मैं एक चीज मांग रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करिए, पहुंचाइए, मेरे व्यू बढ़ाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए। ठीक, फीस तो मान नहीं रहा हूं कि फीस मांग रहा हूं। उसके लिए क्या भाई फीस के लिए मुझे क्या चाहिए? फीस के लिए चाहिए आपकी हंसी, आपकी खुशी, और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो, आपका सब अच्छा हो। ये मुझे फीस है तो कुछ ना कुछ तो खुश होगे, दोगे ही क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के तो कोई काम होता नहीं है। भाई गुरु को कुछ ना तो गुरु दक्षिणा देना चाहिए। और जो आपको ज्ञान दे, जो आपको नॉलेज दे, किसी भी पर्सन के द्वारा जो नॉलेज दिया जाए वो आपका गुरु है। वो चाहे छोटा हो, वो चाहे बड़ा हो, और उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर आपका गुरु लगता है कि उस योग्य है तो। छोटी से छोटी जानकारी भी मिले, बिल्कुल हर एक तरीके की जानकारी, जीके से रिलेटेड, जो आपकी करंट अफेयर्स हैं, ज्योग्राफिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मतलब आप किसी प्लेस पे जाते हो जानकारी आपको वहां से कुछ ना कुछ मिलेगी। जैसे कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक मतलब बहुत ही वक्तव्य हमें बहुत पसंद आता है। वो चीज मैं देखो गवर्नमेंट की बात नहीं करता, मैं किसी का पक्ष की बात करता हूं, जिसके पास जो क्वालिटी होगी लोग लाइक करेंगे। देखो ठीक, वो कहते हैं कि अधिक से अधिक आप ट्रैवलिंग करिए, यात्रा करिए, आप स्थान स्थान पे जाइए, जिससे नॉलेज बढ़ती है। आप नए नए प्लेस पे जाइए, घर में जहां मत बैठे रहिए। आपके पास टाइम है तो आप एक तरीके से भ्रमण करिए। भ्रमण करने का मतलब ये नहीं कि आप चौराहे चौराहे जाओ और गलत काम करो। मेरा भ्रमण करने से मतलब है आप किसी भी सिटी में जाओ तो वहां पता लगाओ। हमारे देश में अंग्रेज लोग आते हैं, हमें कुछ चीज अंग्रेज से सीखना चाहिए। विदेशों से वो किसी क्षेत्र में आते हैं तो एक अपने साथ हमेशा हमने देखा है पहले कैमरा लिए रहते हैं, फोटो खींचने। हाँ, और वो फोटो किसी पर्सन की नहीं खींचते, जगह किसी प्लेस को देखा, व्हाट इज ब्यूटीफुल, यस बिल्डिंग, उसको तुरंत वो अपने कैमरे कैद कर लेंगे, उसके बाद में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ सब कोई और फोटो व्हाट इज दिस, क्या है? तो मतलब वो उसके बारे में सोचे कि क्या है, ये कैसे बना, ताजमहल कैसे बना। हमारे देश में ऐसे कई फेमस प्लेसेस हैं और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसको अभी तक हम लोग को पता नहीं हुआ इसी देश में रहते हुए। मतलब सुल्तानपुर में रहते हुए सुल्तानपुर के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा, और आईएएस की परीक्षा देने जाते हैं, वहां पे अगर छोटा सा क्वेश्चन कोई पूछ ले अपने ही डिस्ट्रिक्ट से तो वो भी ना बता पाए। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपकी आईएएस की परीक्षा देना बेकार है। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने जो प्रॉपर प्लेस है, अपना जो विलेज है, फिर विलेज से आगे आप चले जाइए जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक से आगे चले जाइए आपका जो पूरा एक ग्राम सभा है, उससे आगे चला जाइए तो मार्केट है, फिर आगे आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरा डिटेल आपको होना चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। खैर हम तो आ रहे थे इससे कि कॉस्ट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट छुपा रहता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेल से प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेल कितने में हुआ था, 120 में, और कॉस्ट कितने की थी, 100 रुपए। तो आप बताओ 120 माइनस 20 बराबर क्या आ गया, 100 कॉस्ट। आप बोलोगे सर मान लीजिए लॉस पे बेचा हो, तो आपने कहा सर लॉस पे बेचा था, प्रॉफिट था ही नहीं, हमने कहा तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस कितने का था, 100, लॉस कितने का था, 20, सेलिंग प्राइस 80। यस, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 80 हो गई सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस 80 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सेल प्लस लॉस। ना 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 ना, सेल प्लस लॉस। भैया कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। तो सेल में प्लस क्या कर लेंगे, लॉस।
अगर प्रॉफिट है तो सेल से माइनस कर देंगे और लॉस है तो सेल में प्लस कर देंगे, क्योंकि सेल आपने लॉस माइनस करके लिया है। कॉस्ट आप 100 रुपए का मार्कर आपको बनाने में 100 रुपए लगा, खरीदना परचेज प्राइस कितने की है 100, 100 रुपए। बेचा कितने में 80, 80 तो सेल कितने की हुई 80, 80 तो क्या क्रय आपकी 60 हो जाएगी, नहीं 20 क्रय हो जाएगी आपकी 100।